सोचिए, एक ठंडा सोडा का ग्लास या ऊंचे पहाड़ों की ताज़ी हवा। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी रोज़मर्रा की इन साधारण सी चीज़ों में थर्मोडायनामिक्स के कितने गहरे रहस्य छिपे हैं? नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम पूरी ऊर्जा के साथ इन्हीं तरल पदार्थों की छिपी हुई भौतिकी की परतों को खोलने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। 1. रासायनिक सॉल्यूशंस, 2. सांद्रता मापना, 3. हेनरी का नियम, 4. वेपर प्रेशर, 5. राउल्ट का नियम और आखिर में 6. वैन हॉफ फैक्टर। सुनने में भले ही ये नाम भारी भरकम लगें, लेकिन यकीन मानिए ये सारा जटिल गणित बहुत ही आसान और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर टिका है। पहला भाग, रासायनिक सॉल्यूशंस। केमिस्ट्री की अमूर्त गहराइयों में जाने से पहले आइए इसे हमारी अपनी देखी जानी दुनिया से जोड़ते हैं। बुनियादी बातें हमेशा काम आती हैं। एक सॉल्यूशन मुख्य रूप से दो चीज़ों का एक बिल्कुल एक समान मिश्रण है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। आसान भाषा में कहें तो जो पदार्थ दूसरे को अपने अंदर घोलता है वो सॉल्वेंट यानी विलायक, और जो घुलता है वो सोल्यूट है। और हाँ, एक कमाल की बात याद रखने वाली ये है कि अगर दोनों पदार्थ घुलनशील हैं तो मोल्स की मात्रा में जो ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का ताज उसी के सिर सजेगा। और ये टेबल एकदम सटीक तरीके से दिखाती है कि सॉल्यूशंस का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता, ये गैस और ठोस रूप में भी मौजूद होते हैं। जैसे गैस में गैस का मिलना, वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं। लिक्विड में गैस का मिलना, यानी हमारा फेवरेट सोडा वाटर। और ठोस में ठोस, जैसे गहनों में इस्तेमाल होने वाला सोने और तांबे का एलॉय। है ना दिलचस्प? दूसरा भाग, सॉल्यूशन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन मापना। अब रोजमर्रा के बड़े उदाहरणों से निकलकर थोड़ी सटीक रासायनिक गणनाओं की दुनिया में चलते हैं। यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, मोलैरिटी और मोलालिटी के बीच का। मोलैरिटी का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, लेकिन क्योंकि ये वॉल्यूम पर आधारित है, ये तापमान के साथ बदल जाता है। दूसरी तरफ मोलालिटी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स को मापती है, और क्योंकि वजन कभी तापमान के साथ नहीं बदलता, इसलिए वैज्ञानिक सटीक काम के लिए मोलालिटी को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। ये एक बहुत ही स्थिर पैमाना है। तीसरा भाग, हेनरी का नियम और गैसें। चलिए अब अपना फोकस खास तौर पर तरल पदार्थों में घुलने वाली गैसों पर शिफ्ट करते हैं। इस ग्राफिक से बिल्कुल साफ हो जाता है कि कम और ज्यादा दबाव गैस की घुलनशीलता को कैसे बदलता है। हेनरी का नियम यही तो कहता है कि वेपर फेज में गैस का आंशिक दबाव लिक्विड में गैस के मोल फ्रैक्शन के सीधे आनुपातिक होता है। मतलब साफ है, जितना ज्यादा दबाव डाला जाएगा, गैस उतनी ही ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट के अंदर जाने के लिए मजबूर होगी। दबाव सीधे तौर पर गैस को तरल में धकेल देता है। और इस गणित के असली दुनिया में बहुत बड़े परिणाम होते हैं। सोडा की बोतलें हाई प्रेशर में सील की जाती हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहे। स्कूबा डाइवर्स जब गहरे पानी में जाते हैं तो हाई प्रेशर के कारण उनके खून में नाइट्रोजन जबरन घुल जाती है। इसलिए बेंड्स जैसी जानलेवा स्थिति से बचने के लिए उनके टैंक में हीलियम मिलाई जाती है। और ऊंचे पहाड़ों पर वहां दबाव कम होता है, मतलब खून में ऑक्सीजन कम घुलेगी, जिससे एनॉक्सिया की गंभीर समस्या हो सकती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, जिंदगी और मौत से जुड़ा विज्ञान है। अब यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है, जरा देखिए। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, गैस की घुलनशीलता कम होती जाती है। पानी में अलग अलग तापमान पर गैसों के हेनरी स्थिरांक के ये आंकड़े इस बात का पक्का सबूत हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी गैस का लिक्विड में घुलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। इसलिए जब सिस्टम को गर्म किया जाता है तो गैस बाहर भागने लगती है और घुलनशीलता तुरंत घट जाती है। चौथा भाग, वेपर प्रेशर को समझना। गैसों की बात हो गई, अब लिक्विड्स की हवा में उड़ जाने की उस प्राकृतिक फितरत को समझते हैं। एक बंद बर्तन में रखे लिक्विड की सतह पर असल में एक बहुत ही सूक्ष्म, न दिखने वाली लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण हो रहा है, जहां कण हवा में उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कंडेंसेशन है, जहां वे कण वापस लिक्विड में बदल रहे हैं। कुछ समय बाद ये दोनों एक परफेक्ट बैलेंस पर पहुंच जाते हैं, जिसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और बस इसी अवस्था में जो दबाव बनता है, वही तो हमारा वेपर प्रेशर है। ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि तापमान बढ़ने के साथ ईथर, इथेनॉल और पानी का वेपर प्रेशर कितनी तेजी से, यानी एकदम एक्सपोनेंशियली ऊपर भागता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का आपसी खिंचाव कमजोर होता है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है।
और ये भी नोटिस कीजिए कि कैसे गर्मी इस पूरी एंडोथर्मिक प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा देती है। 5वां भाग, राउल्ट का नियम। अब देखते हैं कि जब अलग अलग तरल पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो उनके वेपर प्रेशर का क्या हाल होता है। चलिए इसे अपने पुराने कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी वाष्पशील घटक का आंशिक दबाव उसके शुद्ध रूप के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में मौजूद उसके मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। याद आया, ये वही मोल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है जिसे हमने चर्चा की शुरुआत में देखा था। एकदम सीधा कनेक्शन। यहां इन दो अलग अलग वास्तविकताओं की टक्कर देखिए। आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट के नियम का आंख बंद करके एकदम पूरी तरह से पालन करते हैं। इनमें ना तो कोई गर्मी पैदा होती है, ना ही सोखी जाती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग अणुओं के बीच का खिंचाव ठीक वैसा ही होता है जैसा उनके शुद्ध रूप में होता है। लेकिन हम जानते हैं कि असली दुनिया इतनी परफेक्ट कहाँ होती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस इस नियम से भटक जाते हैं। मिश्रण बनते ही उनमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है और उनका वॉल्यूम भी बदल जाता है। छठा भाग, वैन हॉफ फैक्टर। अब हम अपनी चर्चा के सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां मॉलिक्यूल्स का व्यवहार सच में चौंका देता है। जरा सोचिए, इन सारी कैलकुलेशंस का क्या होगा अगर कोई घुला हुआ अणु साबुत ही ना रहे? क्या हो अगर वो पानी में जाते ही कई अलग अलग आयनों में टूट जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी अब तक की सीखी गई सारी बातों और फॉर्मूलों की लिमिट्स को एकदम से चुनौती दे डालता है ना सोचने वाली बात? और इसी उलझन को सुलझाने के लिए एंट्री होती है वैन हॉफ के आई फैक्टर की। ये आई असल में ऑब्जर्व्ड की गई प्रॉपर्टी और कैलकुलेट की गई नॉर्मल प्रॉपर्टी के बीच का अनुपात है। ये उन अणुओं के असामान्य द्रव्यमान का एकदम सटीक हिसाब रखता है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो टूटकर बिखर जाते हैं या फिर आपस में जोड़ जाते हैं। एक छोटे से आई ने हमारी सारी डगमगाती गणनाओं को वापस पटरी पर ला दिया। तो अंत में एक गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर एकदम सटीक कैलकुलेशन के लिए आइडियल परिस्थितियों की जरूरत होती है, जहां अणु पूरी तरह से न्यूट्रल होकर काम करें, तो क्या इस प्रकृति में वास्तव में कोई परफेक्ट सॉल्यूशन मौजूद भी है? या फिर हमारी ये भौतिक दुनिया पूरी तरह से अपने विचलनों, अपनी कमियों और अनियमितताओं से ही पहचानी जाती है? साफ सुथरे थर्मोडायनेमिक गणित और असली दुनिया की इस अव्यवस्थित केमिस्ट्री के बीच का ये टकराव सच में कमाल का है। विज्ञान की दुनिया में ऐसे ही सवाल उठते रहने चाहिए ताकि जवाब खोजने का ये सिलसिला कभी खत्म ना हो।